हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री उसके 3 पेपर है। इनमें पेपर फर्स्ट है, उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और पेपर सेकेंड जो है उसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और पेपर थर्ड का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। जो आपके फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो टोटल 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 100 नंबर तो आपके थ्योरेटिकल के होते हैं। यानी कि ये पेपर फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है वो 3 पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो होता है 33 नंबर का, सेकंड पेपर भी 33 नंबर का, और जो थर्ड पेपर है वो 34 नंबर का होता है। इनमें तो ये टोटल 100 नंबर हो गए। 100 नंबर का तो आपका होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। अब 50 नंबर का आपके होते हैं प्रैक्टिकल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके 5 यूनिट है टोटल। पहली यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, दूसरी यूनिट का नाम है त्रिविम रसायन, और तीसरी यूनिट हमारी है साइक्लोएल्केन, एल्केन, एल्काइन और डाइईन। फोर्थ यूनिट है उसका नाम है यहाँ पर एरिन और एरोमेटिकता। 5 यूनिट है उसका नाम है एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट है, ये यूनिट प्रत्येक यूनिट में से यहाँ पर आपके पेपर में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो पेपर है वो इस प्रकार से आता है, जैसे 2023 में आया वो पेपर है। इस पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना होता है। जैसे फर्स्ट पेपर या तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए या फिर सेकंड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में केवल एक ही है। और पहला जो क्वेश्चन है आता है आपका, वो होता है 7 नंबर का पेपर, 7 नंबर का क्वेश्चन है पहला। और इसके बाद सेकंड यूनिट जो है, उस सेकंड यूनिट में से आपके 6.5 नंबर का पेपर आता है। उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ। इसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। इसी तरह से थर्ड यूनिट है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, 5 और 6। ये भी 6.5 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो 5वां कर लीजिए या फिर 6वां। और फोर्थ यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन आए, एक तो 7वां और 8वां। इनमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और ये भी 6.5 नंबर का ही आता है। और 5वीं जो यूनिट है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना होगा, या तो 9वां या फिर 10वां। ये भी आपका 6.5 नंबर का पेपर आता है। तो हम आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यहाँ से शुरू करेंगे। ये टोटल 7 मार्क्स की है, 7 नंबर की आएगी आपके पेपर में। जो इसमें सबसे पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो सामान्य से इसकी डेफिनेशन है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्रिया कारक से उत्पाद बनता है। यही होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई 2 परमाणुओं के बीच में यहाँ पर बंध उपस्थित है, ए और बी के बीच में, इस तरह बी और सी के बीच में बंध उपस्थित है। तो जब यहाँ पर अभी ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर पुराने बंध टूट जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ सी और ये ले लेते हैं डी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए सी के साथ जुड़ गया और बी डी के साथ में। तो यहाँ पर पहले ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटकर अब ए और सी के बीच में नया बंध बन गया। इसी तरीके से पहले सी और डी के बीच में जो बंध था, अब ये बंध टूटकर कहाँ बन गया, बी और डी के बीच में फिर नया बंध बन गया। तो पुराने बंध यहाँ पे टूटे और नए बंधों का निर्माण हुआ है, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद किस प्रकार से बनता है, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है तो उस उत्पाद के बनने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पढ़ना ही उस अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है। क्योंकि कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हम देखते हैं तो वो बहुत सारे पदों में संपन्न होती है। उन पदों को जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है वक्रतीर्थ संकेतन। वक्रतीर्थ संकेतन
वक्र संकेतन यानी कि कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन। तो वक्र संकेतन क्या है कि जैसे कि कोई दो परमाणु के बीच में अगर बंध उपस्थित है तो बंध के टूटने पर दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में अभिगमन करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, इसको हम वक्र संकेतन के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब वक्र संकेतन भी दो प्रकार के होते हैं। वक्र संकेतन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आधे सिर वाले वक्र संकेतन, आधे सिर वाले वक्र संकेतन, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है पूरे सिर वाले वक्र संकेतन। पूरे सिर वाले वक्र संकेतन। जो आधे सिर वाले वक्र संकेतन है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये उसका सिंबल होता है, हमें एक तरफ ये एरो, या फिर दूसरा इस प्रकार से आधे सिर वाले वक्र संकेतन को व्यक्त करते हैं, और पूरे सिर वाले वक्र संकेतन को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या ऐसे या फिर ऐसे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़े आधे सिर वाले वक्र संकेतन में, तो जैसे कि दो परमाणु है ए और बी, इनके बीच में जब बंध टूटेगा तो बंध के टूटने पर अगर हम आधे सिर वाले वक्र संकेतन की बात करें तो आधे सिर वाले वक्र संकेतन तो एक इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को दर्शाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को दर्शाते हैं। और जब पूरे सिर वाले वक्र संकेतन है वो दो इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को दर्शाते हैं। तो आधे सिर वाले की बात करें सबसे पहले, तो इसमें जब बंध टूटेगा तो बंध के टूटने पर जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो परमाणु बी के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु ए के पास चला जाएगा। तो इससे इन दोनों परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों में हमने एक इलेक्ट्रॉन को बी के पास भेजा और एक इलेक्ट्रॉन को ए के पास भेजा। तो यहाँ पर हम आधे सिर वाले वक्र संकेतन का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर परमाणु और ए और बी के बीच में बंध के टूटने पर दो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन को बताएंगे। जैसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बंध के टूटने पर दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वे दोनों इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक ही परमाणु के पास चली जाए तो उसे पूरे सिर वाले वक्र संकेतन से दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ बंध के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉन परमाणु बी के पास चले गए तो यहाँ पर आयन प्राप्त होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि ए के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस बंध के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान योगदान था। लेकिन जैसे ही हमने इस बंध को तोड़ा और तोड़ने पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त हुए वो इलेक्ट्रॉन परमाणु बी के पास हमने भेज दिए। तो यहाँ पर परमाणु ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जिस परमाणु के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे परमाणु बी के पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अगर आधे सिर वाले वक्र संकेतन का जब हमने उपयोग किया है तो यहाँ पर हमें किसका निर्माण होता है, यहाँ पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, मुक्त मूलकों का निर्माण। और जब हम पूरे सिर वाले वक्र संकेतन का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आयनों का निर्माण होता है, आयनों का निर्माण। तो हमने वक्र संकेतन पढ़ लिया। अब वक्र संकेतन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सहसंयोजक बंधों का समांश एवं विषमांश विदलन, यानी होमोलिटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो इसका मतलब है कि जो सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंधों का जो विदलन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो समांश विदलन और एक विषमांश विदलन। एक समांश विदलन और विषमांश विदलन ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते समांश विदलन। समांश विदलन, जो विदलन होता है वो दो प्रकार से होता है, समांश विदलन और विषमांश विदलन। विदलन का जो अर्थ है वो सामान्य तौर पर यही है कि किसी बंध को तोड़ना, मतलब कि समांश विदलन में हम बंध को तोड़ेंगे, विषमांश विदलन में भी हम बंध को तोड़ते हैं। तो समांश विदलन क्या होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु है, परमाणु और ए और बी,
तो इस परमाणु ए और बी के बीच में जब हम इस बंध को तोड़ेंगे तो बंध के टूटने पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। कोई भी सहसंयोजक जो बंध होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ए का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का। तो जब ए और बी के बीच का जब हम बंध तोड़ेंगे तो बंध के टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन परमाणु ए के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु बी के पास चला जाता है, यानी कि इस बंध के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए उनका दोनों बंधित परमाणु पर किस प्रकार का वितरण होता है, एक समान वितरण होता है। एक समान वितरण होता है, तो इसे क्या कहते हैं, समांश वितरण। मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार से बनेगी कि सहसंयोजक बंधों का ऐसा वितरण जिसे बंध के टूटने पर प्राप्त दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बंधित परमाणुओं पर एक समान रूप से वितरण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांश वितरण। और यहाँ पर आपने पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का अभिगमन हो रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा वक्रतीय संकेतन का उपयोग करेंगे हम, आधे सिर वाले वक्रतीय संकेतन का उपयोग करेंगे। और समांश वितरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे मुक्त मूलक प्राप्त हो रहे हैं। इसकी जैसे रिएक्शन देखिए, जैसे कि Cl और Cl, क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन के बीच में जो बंध है ये कैसा बंध है, सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध क्या होता है कि 2 परमाणु यदि उनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ही कम है या लगभग समान अगर उनकी विद्युत ऋणता है तो उनके बीच में जो बंध उपस्थित होगा वो सहसंयोजक बंध होगा। और सहसंयोजक बंध के निर्माण में दोनों बंधित परमाणुओं का एक समान योगदान होता है, यानी कि इस बंध के बनने के लिए क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन, दोनों क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया है, जब जाकर ये बंध बना है। तो हम जब Cl2 में देखें तो Cl2 में जब हम इस बंध को तोड़ेंगे तो बंध के टूटने पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक Cl रेडिकल और दूसरा Cl रेडिकल। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हुए, मुक्त मूलक। और सहसंयोजक बंध के टूटने पर जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बंधित परमाणु पर किस प्रकार का वितरण हुआ है, एक समान वितरण। इसे ही हम सहसंयोजक बंध का समांश वितरण कहते हैं। अब ऐसी अभिक्रिया जिनमें सहसंयोजक बंध का समांश वितरण होता है तो वो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में सहसंयोजक बंधों का समांश वितरण होगा तो उसमें क्या प्राप्त होंगे, हमें मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। और जब मुक्त मूलक प्राप्त होंगे तो उनकी क्रिया विधि मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ही संपन्न होगी। मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होंगी उस अभिक्रिया की क्रिया विधि। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं में भी समांश वितरण करवाएंगे, सहसंयोजक बंध का समांश वितरण करवाएंगे तो उसके लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है। जैसे कि समांश वितरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो निम्न प्रकार से होती है। पहली जो होती है वो तो होती है उच्च ताप हाई टेम्परेचर। दूसरी अनुकूल परिस्थितियां वो है परावैंगनी प्रकाश Hμ। तीसरी जो अनुकूल परिस्थिति है वो है कार्बनिक परऑक्साइड। कार्बनिक परऑक्साइड क्या होता है, ROOR। चौथी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है गैसीय अवस्था। और पांचवी है अध्रुवीय विलायक। जो पांचवी परिस्थिति है वो है अध्रुवीय विलायक। जैसे CCl4 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CH2। छठी जो है वो है NVS का जो पूरा नाम है वो है N ब्रोमोसक्सीनाइड। इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है BrN C+O CH2 और ये क्या होता है, N ब्रोमोसक्सीनाइड। तो मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि इन परिस्थितियों में संपन्न होती है
इन 6 परिस्थितियों में संपन्न होती है तो वहाँ पर सहसंयोजक बंध का समान से विदलन होता है। जैसे उच्च ताप परावैंगनी प्रकाश, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति, गैसीय अवस्था, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति, एन ब्रोमो सक्सिनाइड की उपस्थिति में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर सहसंयोजक बंध का समान से विदलन होता है। यानी कि बंध के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों बंधित परमाणुओं पर एक समान रूप से वितरण होता है। ये होता है समान से विदलन। अब विषमान से विदलन की बात करें तो दूसरा जो विदलन है वो है विषमान से विदलन। विषमान से विदलन, तो विषमान से विदलन क्या होता है कि सहसंयोजक बंधों का ऐसा विदलन जिसमें बंध के टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणुओं पर असमान रूप से वितरण होता है। जैसे हमने पढ़ा समान से विदलन में तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार का वितरण हो रहा था, एक समान वितरण, और विषमान से विदलन में दोनों इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से वितरण होगा, असमान वितरण। असमान वितरण जैसे कि कोई दो परमाणु के बीच में जब बंध उपस्थित है तो बंध के टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक ही परमाणु के द्वारा ग्रहण कर ली जाए, जैसे कि यहाँ पर पूरे सिर वाले वक्रीय संकेतन से व्यक्त करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद में यदि परमाणु ए के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बी के पास पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो परमाणु ग्रहण कर रहा है उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का परमाणु ए का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन परमाणु बी का, तो यहाँ पर इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन परमाणु ए के पास गए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से इसने परमाणु ए ने खुद का तो इलेक्ट्रॉन रखा, इसके साथ साथ परमाणु बी का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस कारण से परमाणु ए के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के लिए इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और परमाणु बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अगर हम बंध का विषमान से विदलन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमें किसका क्या प्राप्त होते हैं, आयन प्राप्त होते हैं। आयन ही तो प्राप्त हो रहे हैं, ऋणायन और धनायन प्राप्त हो रहे हैं ना। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसे विषमान से विदलन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि CH3, CH3, CH3 और Cl। तो यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच में जो बंध उपस्थित है, यहाँ पर इस बंध का हम विषमान से विदलन करवाएंगे। तो विषमान से विदलन करवाने पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें दोनों परमाणु में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता है वो कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि En की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए इस बंध के टूटने पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्लोरीन अपने पास रखेगी। तो यहाँ पर क्रियाविधि, यहाँ पर अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, CH3, 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 और ये कार्बन से जुड़े तीनों, और यहाँ पर कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए तो कार्बन के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर क्या बन गए, एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज प्लस में Cl के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बंध का विदलन करवाए इसे कहते हैं हम विषमान से विदलन। अब जिस प्रकार से हमें समान से विदलन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ी, उसी तरीके से विषमान से विदलन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पर भी अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए। जैसे कि विषमान से विदलन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ है वो क्या होती है, देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ। विषमान से विदलन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, एक तो होती है निम्न ताप। समान से विदलन के लिए उच्च ताप की जरूरत है, लेकिन विषमान से विदलन के लिए निम्न ताप की जरूरत है। और दूसरी अनुकूल परिस्थिति है इसके लिए ध्रुवीय विलायक जैसे कि H2O, ये ध्रुवीय विलायक होता है H2O। तो इस प्रकार से होते हैं समान से विदलन और विषमान से विदलन। अब विषमान से विदलन में हमारे पास क्या प्राप्त हुए हैं, आयन। तो मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें सहसंयोजक बंध का विषमान से विदलन हो रहा है, तो वे अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि के द्वारा दी जाएंगी, कौन सी क्रियाविधि उनमें होगी, आयनिक क्रियाविधि के द्वारा ये अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे कल।